आइए समझते हैं भारतीय विदेश नीति के बारे में और डीपली स्टडी करते हैं। तो देखिए, पहले भारत का लेते हैं यहाँ पे कि भारत का विदेश नीति क्या है। इसमें पहला पॉइंट है हमारा कि विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं जीवंत सभ्यता जो भारत को सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में सहायक है। और सॉफ्ट पावर के बारे में पहले डिस्कस किया गया है वीडियो में। और देखिए, दूसरा पॉइंट है कि एक उपमहाद्वीपीय आकार परिणाम स्वरूप भारत किसी भी देश के पीछे चलने की नीति नहीं अपनाता। देखिए, एक उपमहाद्वीपीय का आकार परिणाम स्वरूप भारत किसी भी देश के पीछे चलने की नीति नहीं अपनाता। और तीसरा पॉइंट है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। और नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो पुनः भारत को सॉफ्ट पावर को प्रदर्शित करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि 1991 के उदारीकरण के बाद भारत का उभार एक बड़े बाजार के रूप में हुआ। 1991 के उदारीकरण के बाद। और नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व की एक प्रमुख सैनिक शक्ति एवं अंतरिक्ष क्षेत्र तथा परमाणु कार्यक्रम में भारत का स्थान अग्रणी है। देखिए, विश्व की एक प्रमुख सैनिक शक्ति एवं अंतरिक्ष क्षेत्र तथा परमाणु कार्यक्रम में भारत का स्थान अग्रणी है। देखिए, यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है कि भारत पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है और विश्व का पर्यावरण। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि राज्य के द्वारा अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अन्य देशों के साथ निर्मित संबंध। देखिए, राज्य के द्वारा अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अन्य देशों के साथ निर्मित संबंध। और नेक्स्ट पॉइंट है कि विदेश नीति पर क्षेत्रीय एवं वैश्विक घटनाओं का भी प्रभाव पड़ता है और भारत के द्वारा इसे प्रभावित भी किया जाता है। देखिए, विदेश नीति पर क्षेत्रीय एवं वैश्विक घटनाओं का भी प्रभाव पड़ता है और भारत के द्वारा इसे प्रभावित भी किया जाता है। और आगे स्टडी करते हैं भारत की विदेश नीति का विकास के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला है नेहरू फेज, यानी कि नेहरू के समय में, यानी कि नेहरू काल में क्या था नेहरू काल। देखिए, यहाँ पे घरेलू वातावरण, क्षेत्रीय परिस्थिति और वैश्विक, इसमें बताया गया है यहाँ पे आर्थिक पिछड़ापन, घरेलू वातावरण में जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर राज्यों का अलगाववादी, और तीसरा है क्षेत्रीय विषमता, और चौथा है शिक्षा की आधारभूत स्वास्थ्य अभाव, और पांचवा है कृषि क्षेत्र में भी पिछड़ा। तो देखिए, और यहाँ पे क्षेत्रीय परिस्थिति थी हमारी, यानी कि यूएसए और पाकिस्तान, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और पाकिस्तान। और दूसरा है क्षेत्रीय परिस्थिति में कि चीन यूएसएसआर का संबंध, यानी कि चीन और यूएसएसआर का मतलब होता है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का संबंध। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, और 1962 चीन का आक्रमण, और वैश्विक में बताया गया यहाँ पे कि शीत युद्ध। और दूसरा है इसमें पॉइंट यूएसए एंड यूएसएसआर, यानी यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर का मतलब यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के बीच संघर्ष। और तीसरा पॉइंट है दुनिया के दो सैनिक गुट, नाटो और वार्स। और देखिए, यहाँ पे आगे स्टडी करते हैं कि नेहरू के द्वारा स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हुए अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों के विकास का प्रयत्न किया गया। देखिए, नेहरू के द्वारा स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हुए अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों के विकास का प्रयत्न किया गया है। और आगे है कि भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अमेरिका तकनीकी आर्थिक सहायता प्रदान की, जबकि सोवियत संघ की आर्थिक सहायता से सार्वजनिक उद्यमों का विकास किया गया है। देखिए, यहाँ पे है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अमेरिका तकनीकी आर्थिक सहायता प्रदान की। देखिए, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अमेरिका तकनीकी आर्थिक सहायता प्रदान की, जबकि सोवियत संघ की आर्थिक सहायता से सार्वजनिक उद्यमों का विकास किया गया। देखिए, आर्थिक सहायता, सार्वजनिक उद्यम यानी कि व्यवसाय। भारत के द्वारा सार्वजनिक उद्यमों की प्राथमिकता का आर्थिक सिद्धांत अपनाया गया। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि भारत के द्वारा सार्वजनिक उद्यमों की प्राथमिकता का आर्थिक सिद्धांत अपनाया गया था।
और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि नेहरू ने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हुए सैनिक संगठनों से जुड़ने से इनकार कर दिया। देखिए नेहरू ने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हुए सैनिक संगठनों से जुड़ने से इनकार कर दिया, जिसे लोकप्रिय रूप में गुट निरपेक्ष विदेश नीति कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जिसे लोकप्रिय रूप में गुट निरपेक्ष विदेश नीति कहा जाता है। तब उन्होंने विकासशील देशों के विकास एवं विश्व के शांतिपूर्ण बनाने के लिए परमाणु हथियार की समाप्ति का नारा दिया। देखिए उन्होंने विकासशील देशों को विकास के लिए विश्व शांति बनाने के लिए परमाणु हथियार की समाप्ति का नारा दिया। उन्होंने चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंध को प्राथमिकता प्रदान किया, जबकि अमेरिका चीन को अलग थलग करने की नीति अपना रहा था। देखिए उन्होंने चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों को प्राथमिकता प्रदान किया, जबकि अमेरिका चीन को अलग थलग करने की नीति अपना रहा था, जैसा कि अब है। देखिए चीन के साथ सुदृढ़ संबंधों द्वारा उन्होंने एशियाई अफ्रीकी देशों के बीच एकता निर्मित करके देखिए विश्व को न्यायपूर्ण एवं शांतिपूर्ण बनाने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पे है कि चीन के साथ सुदृढ़ संबंधों द्वारा उन्होंने एशियाई अफ्रीकी देशों के बीच एकता निर्मित करके विश्व को न्यायपूर्ण एवं शांतिपूर्ण बनाने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 1962 में चीन का भारत पर आक्रमण और 1964 में चीन का परमाणु परीक्षण और 1965 में पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण और 1971 में यूएसए और चीन की दोस्ती, यूएसए पाकिस्तान और चीन की दोस्ती। यहाँ पे 1971 में यूएसए पाकिस्तान और चीन की दोस्ती। और देखिए यहाँ पे दूसरे चरण के बारे के विकास में पढ़ते हैं। विदेश नीति का दूसरा चरण का विकास क्या था। देखिए पहला पॉइंट है कि इंदिरा गांधी के द्वारा नेहरू की नैतिकतावादी आदर्शवादी विदेश नीति को यथार्थवादी बना दिया गया। देखिए इंदिरा गांधी के द्वारा नेहरू की नैतिकतावादी आदर्शवादी विदेश नीति को यथार्थवादी बना दिया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा शक्ति एवं सैन्य आधुनिकीकरण पर अत्यधिक बल दिया गया। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा शक्ति एवं सैन्य आधुनिकीकरण पर अत्यधिक बल दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। और इसमें है कि सेनाओं का आकार कई गुना बढ़ा दिया गया। और दूसरा पॉइंट इसी में है कि 1971 में यूएसए चीन एवं पाकिस्तान के बीच निर्मित सामरिक त्रिकोण से भारतीय सुरक्षा का सामना करने के लिए 1971 में भारत सोवियत संघ के बीच ऐतिहासिक मित्रता की गई। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1971 में यूएसए चीन एवं पाकिस्तान यानी कि अमेरिका चीन और पाकिस्तान के बीच निर्मित सामरिक त्रिकोण भारतीय सुरक्षा का सामना करने के लिए 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच ऐतिहासिक शांति एवं मित्रता की गई। और तीसरा पॉइंट है इसमें कि 1971 के पाकिस्तान को पराजित किया गया और 1974 में शांति परमाणु परीक्षण के द्वारा भारत ने यह प्रदर्शित किया कि वह परमाणु हथियार बना सकता है, लेकिन वह इसका निर्माण नहीं करेगा। देखिए तीसरा पॉइंट भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1971 के पाक को पराजित किया गया यानी कि पाकिस्तान को पराजित किया गया तथा 1974 में शांति परमाणु परीक्षण के द्वारा भारत ने यह प्रदर्शित किया कि वह परमाणु हथियार बना सकता है, लेकिन वह इसका निर्माण नहीं करेगा। परंतु इंदिरा गांधी द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया तथा गुट निरपेक्ष नीति बनाई रखी गई। और नेक्स्ट पॉइंट है कि देखिए भारत और यूएसएसआर यानी कि भारत और यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक मित्रता के संबंधों यानी कि सोवियत संघ, भारत और सोवियत संघ मित्रता के संबंधों के कारण अमेरिका से अत्यधिक दूरी बने और भारत अमेरिका का विरोधी हो गया। देखिए यहाँ पे यानी कि सोवियत संघ से भारत की दोस्ती के बाद अमेरिका भारत का विरोधी हो गया। हथियारों के आयात के लिए तथा व्यापार के लिए भी भारत रूस पर निर्भर हो गया। देखिए हथियारों के आयात के लिए तथा व्यापार के लिए भी भारत रूस पर निर्भर हो गया।
और तीसरा चरण देखते हैं विदेश नीति का। देखिए 1991 के बाद विदेश नीति में परिवर्तन किया गया है। तो क्या किया गया है, यहाँ पे पहला पॉइंट देखते हैं कि 1991 में समाजवादी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करते हुए उदारीकरण, निजीकरण की नीति अपना ली गई। 1991 में समाजवादी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करते हुए उदारीकरण, निजीकरण की नीति अपना ली गई। देखिए दूसरा पॉइंट है कि इसलिए विदेश नीति में व्यापार, निवेश एवं अर्थ का महत्व प्राथमिक हो गया। देखिए इसलिए विदेश नीति में व्यापार, निवेश एवं आर्थिक का महत्व प्राथमिक हो गया। अतः रूस के साथ संबंध विचारधारा यानी कि समाजवाद के आधार पर नहीं बल्कि व्यापारिक आधार पर निर्मित हुई। देखिए रूस के साथ संबंध जो विचारधारा थी समाजवाद के आधार पर नहीं बल्कि व्यापारिक आधार पर निर्मित हुई। और तीसरा पॉइंट है कि अफ्रीकी देशों के साथ संबंध उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद पर सिद्धांतों पर आधारित न होकर आर्थिक आधार पर निर्मित हो गए। और चौथा पॉइंट है कि भारत में निवेश आकर्षित करने एवं अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पूर्व की ओर देखो की नीति अपनाई गई। देखिए भारत में निवेश आकर्षित करने एवं अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए देखिए क्या अपनाया गया है, पूर्व की ओर देखो की नीति अपनाई गई। और पांचवा पॉइंट है कि 1991 के बाद भारत में देखिए प्रोएक्टिव विदेश नीति अपनाते हुए, देखिए 1991 के बाद भारत में प्रोएक्टिव विदेश नीति अपनाते हुए म्यांमार के सैनिक सरकार के साथ संबंध मित्रतापूर्ण बना लिया। और देखिए यहाँ पे है कि प्रैग्मेटिक विदेश नीति अपनाते हुए 1992 इजराइल के साथ पहली बार कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की गई। देखिए यहाँ पे है कि प्रैग्मेटिक विदेश नीति अपनाते हुए 1992 में इजराइल के साथ पहली बार कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की गई। देखिए यहाँ पे है दूतावास, कूटनीतिक व्यापार वाणिज्यिक दूतावास सदस्य देशों में जो भी थे कॉमनवेल्थ में। और छठवां पॉइंट है हमारा कि सोवियत संघ के विघटन के बाद, देखिए सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका का विश्व में अत्यधिक प्रभाव बढ़ गया और भारत में अमेरिका के साथ यानी यूएसए के साथ आर्थिक एवं सामरिक संबंधों के स्थापना पर बल दिया गया। और सातवां पॉइंट है कि 1998 में भारत का परमाणु परीक्षण विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव था। देखिए 1998 में भारत का परमाणु परीक्षण विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव था जिसे विदेश नीति में एक लंबी छलांग कहा गया। और परमाणु परीक्षण के बाद विश्वसनीय न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का विकास मूल उद्देश्य निर्धारित किया गया। और 2017 में निर्मित नवीन मिलिट्री डॉक्ट्रिन में न्यूनतम शब्दों को हटा दिया गया। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 7 नंबर कि 1998 में भारत का परमाणु परीक्षण विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव था जिसे विदेश नीति में एक लंबी छलांग कहा गया। और परमाणु परीक्षण के बाद विश्वसनीय न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का विकास मूल उद्देश्य निर्धारित किया गया। और वर्ष 2017 में निर्मित नवीन मिलिट्री डॉक्ट्रिन में न्यूनतम शब्द को हटा दिया गया। और 8 नंबर है कि दिसंबर 2001 से सीमा पर आतंकवाद का मुद्दा भारतीय विदेश नीति में अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गया। देखिए 2001 में सीमा पार जो है आतंकवाद का मुद्दा भारतीय विदेश नीति में अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गया। और विदेश नीति के विकास और विदेश नीति के बारे में निष्कर्ष क्या है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि विदेश नीति में उपरोक्त परिवर्तन के बावजूद भारत के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति, स्वतंत्र विदेश नीति तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के मूलभूत सिद्धांतों को आज भी स्वीकार किया जाता है। इसलिए विदेश नीति में परिवर्तन के साथ साथ निरंतरता भी कायम है। यह हमारा निष्कर्ष है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।